नमस्कार, डीवी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि छठे चरण के मतदान का आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री की आज हरियाणा में और पंजाब में चुनावी रैलियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जो कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर जो विपक्षी इंडी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, वो दांव क्या अब उल्टा पड़ रहा है विपक्षी इंडी गठबंधन पर, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आज इसी पर खास चर्चा होगी। और इसके बाद बात होगी कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावी हिंसा हुई है और नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी की एक जो महिला कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या हो गई है। तो क्यों एक बार फिर से बंगाल हो रहा है लाल, इस पर भी करेंगे बात। होंगे कई अहम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की कई जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में भर रहे हैं हुंकार। अमित शाह उत्तर प्रदेश में, तो जेपी नड्डा ओडिशा में पार्टी के लिए कर रहे हैं प्रचार। अलग अलग विपक्षी दलों के नेता भी प्रचार में झोंक रहे हैं ताकत। प्रियंका गांधी ने हरियाणा में किया रोड शो, तो राहुल गांधी का दिल्ली में प्रचार। मायावती उत्तर प्रदेश और बिहार के बक्सर में संभाल रही हैं पार्टी की कमान। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक महिला कार्यकर्ता की मौत, 7 जख्मी। भाजपा ने बंद का किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आज किया जा रहा है सुपुर्दे खाक। विश्व नेताओं ने जताई संवेदनाएं। रईसी के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, तापमान 45 डिग्री के पार। राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48 डिग्री, तो हरियाणा के सिरसा में 47 डिग्री के ऊपर। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए अलर्ट और जरूरी दिशा निर्देश। देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। पवित्र नदियों में स्नान के बाद पूजा पाठ, जगह जगह निकाली जा रही हैं शोभा यात्रा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और कैन्स फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए आज बड़ा दिन। भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट आज होगी प्रदर्शित। भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन कैन प्रतिनिधियों को देंगे मास्टर क्लास। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की, और सबसे पहला एजेंडा है कि छठे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है, कुछ ही घंटे में थम जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम थम जाएगा प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को इस चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों के आज कई चुनावी कार्यक्रम हैं, और इसी क्रम में पीएम मोदी आज हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ और पंजाब के पटियाला में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं और कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं जो मोदी सरकार ने
किसानों के लिए किया है। तो वरिष्ठ नेता अमित शाह उत्तर प्रदेश में और अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडिशा के खोरदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। अलग अलग विपक्षी दल के नेता भी चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं अपनी अपनी पूरी ताकत। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा में किया रोड शो, तो राहुल गांधी का दिल्ली में प्रचार। वहीं बात बसपा सुप्रीमो मायावती की करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के बक्सर में संभाल रखी है पार्टी के प्रचार की कमान आज के लिए। तो ये लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लोग कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते हैं, इनकी कभी भी सरकार नहीं बनेगी। और ये इंडी अलायंस वालों का हाल तो ऐसा है कि गाय ने दूध दिया नहीं, लेकिन घी खाने के लिए इंडी वालों में झगड़ा शुरू हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं हर साल एक आदमी भारत का प्रधानमंत्री होगा, 5 साल 5 पीएम। आप मुझे बताइए, ऐसे देश चलेगा क्या? साथियों, ये लोग देश को फिर से गड्ढे में धकेलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? साथियों, इंडी गठबंधन के लोग ये घोर सांप्रदायिक है, घोर जातिवादी है, घोर परिवारवादी लोग हैं। इसकी जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। इनकी सरकार 7 जन्म में भी बनने वाली नहीं है। तो जोरदार हमला बोला प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इधर दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इनके नेताओं ने खुलकर संविधान को बदलने और फाड़ने तक की बात कही है। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप सपने मत देखिए, आपकी बस की नहीं है, आप ये काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके सामने हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो लगातार प्रचार चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार का छठे चरण के लिए रंग ढंग कैसा है और कितना महत्वपूर्ण है ये छठा चरण? हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र, और साथ ही हमारे साथ आगे भी एक और संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो छठा चरण है, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसको देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीटों पर इस चरण में मतदान होना है और ये छठा चरण कितना महत्वपूर्ण? देखिए, मैं गोरखपुर में हूं, जो 7वें चरण में मतदान होना है। चूंकि छठे चरण में हम देखें तो प्रचार अब 7वें चरण की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल छठे चरण में हमने देखा बस्ती, श्रावस्ती में प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा हुई, अखिलेश यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। छठे चरण में अगर आप देखें तो सुल्तानपुर, श्रावस्ती, जौनपुर जैसी सीटें हैं, आजमगढ़, कुल 14 सीटें ऐसी है, जिसमें से आजमगढ़ देखें तो समाजवादी पार्टी को
जीत हासिल हुई थी, लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई थी। दिनेश लाल निरहुआ जीते थे। जौनपुर में बसपा जीती थी, लेकिन बसपा अब हम जानते हैं कि हालांकि बसपा ने फिर अपने निवर्तमान सांसद को टिकट दिया है। अंबेडकर नगर जैसी सीटें हैं, श्रावस्ती जैसे जो बसपा के खाते में गई थी, लेकिन अब बहुत समीकरण बदल गया है। इसीलिए ये जो चरण है ये इंडी गठबंधन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनको जो सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, उसमें आप देखें वो बसपा को खासतौर पर अंबेडकर नगर और श्रावस्ती जैसी सीटें थी, लेकिन अब अंबेडकर नगर में बसपा के जो सांसद हैं वो बीजेपी उम्मीदवार बन चुके हैं। रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहां पर आप देखें कि समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा है, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। आप देखें श्रावस्ती से साकेत मिश्रा बीजेपी उम्मीदवार बने, उम्मीदवार बदला गया है। रामसूर्य वर्मा जो बसपा से जीते थे, इस बार सपा से चुनाव मैदान में है। मेनका गांधी फिर से सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। इस तरह से आप देखें जौनपुर का मैं जिक्र कर ही चुका हूं, आजमगढ़ हो या फिर अंबेडकर नगर हो या उसके आसपास की सीटें हो, तो बीजेपी के पास चुनौती ये है कि वो इन सीटों को हासिल करे जो 2019 में वो जीत नहीं पाई थी। हालांकि उपचुनाव में हम जानते हैं कि आजमगढ़ बीजेपी के पास आ गया था। तो यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी बहुत जोर लगा रही है, भदोही हो या फिर ये जो सीटें हैं, और बीजेपी चाह रही है कि अगर वो 80 का जो नारा है उससे उस तरफ आगे बढ़ना है, तो उससे वो सीटें जीतनी होंगी। श्रावस्ती हो या फिर अंबेडकर नगर हो या जौनपुर हो, ये सीटें जीतनी होंगी। जी, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ अमृतपाल सिंह, हमारे संवाददाता हरियाणा के यमुनानगर से जुड़ चुके हैं। अमृत, आज जिस तरह से कि प्रधानमंत्री की रैली है, चुनावी कार्यक्रम है हरियाणा में और पंजाब में, ये जो इलाका है हरियाणा में पिछली बार जैसे हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। पंजाब का जो चुनावी इक्वेशन है, अगर खास तौर पर पंजाब के चुनावी इक्वेशन की बात करूं, इस बार बीजेपी अकाली दल के साथ अलायंस में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ने कई हैवीवेट उम्मीदवार के साथ पंजाब के चुनाव मैदान में अपनी पूरी कोशिश लगाई है। कैसा इक्वेशन है भारतीय जनता पार्टी की, क्या रणनीति है पंजाब के लिए? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अकाली दल के साथ अलायंस में नहीं है। वो अकाली दल ने जब फार्म लॉज आए थे कि उसके बाद प्रोटेस्ट हुए थे, तो अकाली दल ने विड्रॉ कर लिया था अपने आप को एनडीए से। उसके बाद दोनों दल इकट्ठे नहीं आ पाए। ये चुनाव पहला चुनाव है, उसके बाद ये अलग अलग लड़ रहे हैं। इसका नुकसान मेरा ख्याल है कि अकाली दल और भाजपा दोनों को सहना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन था, एसेंशियली बीजेपी की जो वोट बैंक है वो अर्बन एरियाज में है। पंजाब में, अमृतसर में, लुधियाना में, पटियाला में जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ इनका वोट बैंक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अकाली दल क्योंकि ट्रेडिशनली एक एग्रेरियन पार्टी रही है और उसका मेजॉरिटी वोट बैंक रूरल था, तो एक बढ़िया एक कॉम्बिनेशन था जहां एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। पिछली बार 2 सीटें 2019 में भाजपा ने जीती थी, पर इस बार उसका खामियाजा दोनों पार्टीज को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के अपना हो सकता है कि वोट शेयर बढ़े पिछली बार के तुलना से, क्योंकि जो इनका वोट शेयर ट्रांसफर हुआ था अकाली दल को, क्योंकि ये जूनियर पार्टनर थे पंजाब में अकाली दल के, तो वो वोट इनका अब सारा वोट बीजेपी को पड़ेगा। पर क्या वो सीटों में तब्दील हो पाए, ये बड़ा सवाल है जी। और इसके साथ ही ये कि जिस तरह से कि बीजेपी कुछ हैवी वेट उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी है, आज क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास जिक्र कर सकते हैं पंजाब के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर किसानों के मुद्दे जो हैं वो प्रमुखता से हैं। जी, इनफैक्ट जहां प्रधानमंत्री आज रैली कर रहे हैं पटियाला में, वहां से भाजपा ने प्रनीत कौर को फील्ड किया है, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं, पूर्व विदेश राज्य मंत्री रही हैं। तो हालांकि वो पिछली बार भी पटियाला से एमपी थी, पर वो कांग्रेस की एमपी थी। इस बार उनको बीजेपी ने फील्ड किया है। कैप्टन अमरिंदर खुद कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे, फिर बाद में भाजपा ज्वाइन की उन्होंने, तो इन्होंने चर्चित चेहरे तो फील्ड किए हैं बीजेपी ने, नो डाउट। पर जैसे मैंने कहा कि सवाल अभी भी यही है कि क्या बीजेपी का अपना इतना वोट बैंक है
कि वो इनको जीत दिलवा सके, ठीक, ये एक बड़ा सवाल है। मुद्दे आपने कहे, बिल्कुल किसानी का मुद्दा जो है वो बहुत प्रोमिनेंट मुद्दा है और काफी सेंटिमेंटल मुद्दा है। हमने देखा कि रन अप इलेक्शंस में जिस तरह के विद्रोह प्रदर्शन हुए किसानों की तरफ से, तो बीजेपी को के कैंडिडेट्स को लगातार इसका सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर टच अपॉन कर सकते हैं आज की रैली में कि उनकी मंशा कैसे किसानों तक पहुंचने, उनकी लाइव्स को बेटर करने और उनकी जिंदगियां सुधारने की हैं, और एग्रीकल्चर और कृषि को जिस क्राइसिस में है उससे निकालने की है। पर क्योंकि डेमोक्रेसी में सेंटिमेंटलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो भाजपा को जूझना होगा। बिल्कुल, और सरकार की जो योजनाएं उसका भी जिक्र कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो कुछ किसानों की योजनाएं उसका प्रधानमंत्री प्रमुखता के साथ जिक्र कर सकते हैं। शैलेंद्र, आप गोरखपुर में हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का जो है इलाका कहा जाता था भी पहले और अभी भी कहा जाता है। गोरखपुर और उसके आसपास के चुनावी लड़ाई में आपको सीधी लड़ाई दिख रही है या बहुजन समाज पार्टी कोई तीसरा कोना बनाती हुई कहीं कहीं नजर आ रही है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का इस 7वें चरण में आप देखें तो कोई बहुत खास कोई एक तरह से त्रिकोणीय लड़ाई उतनी दिखती नहीं है। सीधी लड़ाई एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन। जो छठा चरण है उसमें जरूर आप देखें कि जो सीटें जीती थी वो समाजवादी पार्टी और बसपा का जब गठबंधन था तो बसपा के खाते में गई थी। जौनपुर हो या फिर अंबेडकर नगर हो या फिर आप देखें श्रावस्ती हो, लेकिन ये सारी सीटों पर आप पूरी समीकरण बदल गए हैं। या तो उनके उम्मीदवार बीजेपी में आ गए हैं, अगर आप श्रावस्ती की बात करें तो वहां पर बसपा में चले गए हैं, अगर आप अंबेडकर नगर की बात करें तो वहां बीजेपी में आ गए हैं। जौनपुर में जरूर आखिरी में बिल्कुल श्याम सिंह यादव को फिर से टिकट दिया जब धनंजय सिंह का प्रकरण हुआ, उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने टिकट वापस कर दिया, या बसपा कह रही है कि धनंजय के लोग कह रहे हैं कि वो टिकट काट दिया गया बसपा की तरफ से। लेकिन कोई बहुत बड़ा एक तरह से त्रिकोणीय लड़ाई किसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी की बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। सीधी लड़ाई अगर आप देखें तो तमाम सीटों पर एक तरफ बीजेपी है, उसके जीते हुए उम्मीदवार हैं या फिर जो निवर्तमान सांसद हैं या उम्मीदवार बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन है। ऐसे हम अधिकांश सीटों पर देख रहे हैं कि एक सीधी लड़ाई की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही छठे चरण में भी, जहां चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, और 7वें चरण में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप लोगों से अपडेट तो लेते ही रहेंगे चुनाव प्रचार पर भी और समीकरणों पर भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, और अमृत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चुनावी खबर पर बात करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज के इस वक्त की खास चर्चा होगी। और जैसा कि हमने बताया था कि आज की खास चर्चा ये कि जो इस चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठाया था, विपक्ष ने ही उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जिस तरह से कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठाया, और अब कलकत्ता हाई कोर्ट का भी फैसला आया है ओबीसी लिस्ट के बारे में, तो लगता तो यही है कि उल्टा जो विपक्षी इंडी गठबंधन है वो घिर गया है क्या। इसी पर आज की खास चर्चा होगी। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज की खास चर्चा होगी कि क्या आरक्षण के मुद्दे पर इस चुनाव में उल्टा जो विपक्षी गठबंधन है वो घिर गया है क्या। आरक्षण पर इंडी गठबंधन क्यों घिर गया है, ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी एक पूरी श्रृंखला है इस चुनाव में, इस चुनाव के प्रचार में।
आप जरा देखिए कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएंगे। यही बात कही थी विपक्षी गठबंधन ने। मिशन 2024 पर निकले इंडी गठबंधन ने इसे ब्रह्मास्त्र मान लिया था, इस तरह के नैरेटिव को कि लोकतंत्र खतरे में है और आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसको ब्रह्मास्त्र मान लिया था। सोशल मीडिया के ये सभी नैरेटिव विकास के मुद्दे को बहस में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। लग रहा था कि विकास के मुद्दे की उतनी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन पीएम मोदी के आक्रामक प्रचार ने लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश का माकूल जवाब दिया है। तो राहुल गांधी ने ट्रैक चेंज कर लिया और कहा कि मैं तो सिस्टम के अंदर से आया हूं, सिस्टम लोअर कास्ट के ही खिलाफ है। पंचकुला के एक सम्मेलन में राहुल गांधी ने मान लिया कि वो जब से पैदा लिए हैं सिस्टम के अंदर ही बैठे हुए हैं। उनकी दादी, पिता और मनमोहन सिंह सरकार में सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ थी। राहुल गांधी ने ये बात कह दी। पीएम मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शहजादे की जुबान पर सच तो सामने आ ही गया। पीएम ने कहा उनकी दादी, पिता और माता के समय जो सिस्टम था वो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का विरोधी सिस्टम था और इसने कई पीढ़ियों को तबाह कर दिया। कांग्रेस ने अपने 5 न्याय 25 गारंटी के घोषणा पत्र पर चर्चा करने के बजाय आरक्षण का मुद्दा बना लिया था, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन आरक्षण में सेंधमारी का सबसे ज्यादा आरोप तो अब उल्टा कांग्रेस पार्टी पर ही लगने लगे कि किस तरह से उसमें सेंधमारी की। कर्नाटक से तेलंगाना तक ओबीसी के कोटे में मुस्लिम जातियों को शामिल करने की बात बहस का मुद्दा बन गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस के शहजादे को सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। पीएम ने कहा बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन सपा, कांग्रेस और आरजेडी दलितों, पिछड़ों का आरक्षण वोट जिहाद करने वालों को देना चाहती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन के आरक्षण वाले एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। जो ये फैसला आया 2010 के बाद सारी ओबीसी लिस्ट को खत्म कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई जातियों को दिए गए ओबीसी के आरक्षण सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि ओबीसी घोषित करने के लिए मजहब ही एकमात्र मानदंड रखा गया था पश्चिम बंगाल में। साथ ही यह भी माना कि राजनीतिक उद्देश्य से मुस्लिम के कुछ वर्गों को आरक्षण देना लोकतंत्र का अपमान है। तो वोट बैंक की सियासत पर इस ऐतिहासिक फैसले का असर जो है वो विपक्षी गठबंधन पर पड़ना तो स्वाभाविक है। तो जाहिर है तो सीएम ममता बनर्जी का तुरंत बयान आ गया कि वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी। सीधा बोल दिया कि नहीं मानेंगी। सियासत ऐसी है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे, वो सोरेन और केजरीवाल की बात कर रहे हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली, लेकिन केजरीवाल को मिल गई। ये बात खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। लोकतंत्र में सिस्टम प्राण वायु की तरह काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टम जो है वही तो लोकतंत्र की चीजों को तय करता है। अगर सियासत में संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल खड़े किए जाएं तो कहा जा सकता है कि नीयत में खोट है। अब बताइए, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से वो इनकार कर रही हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा कि मेरी दादी और पिता की सरकार के दौरान मैंने सिस्टम को देखा है और मैं जानता हूं कि सिस्टम दलितों और पिछड़ों का घोर विरोधी है। सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट भयंकर तरीके से, हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। ये स्वीकार्यता राहुल गांधी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने खुद ही स्वीकार कर लिया
कि उनकी दादी और पिता के शासन में सिस्टम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। तो ये बात हो गई कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आरक्षण की ओबीसी वाली लिस्ट है उस पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आ गया। बड़ा झटका लगा है ममता सरकार को। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिन्होंने आदेश दिया है वो इसे अपने पास ही रखें। भाजपा की राय है, हम नहीं मानेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बारे में ये बोल रही हैं, तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द किए जाने वाले मुद्दे को तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बताया। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी को ममता बनर्जी के बयान पर हमला बोलने का मौका मिला क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा बयान दे दिया है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में, चाहे राहुल गांधी का बयान ले लीजिए, ममता बनर्जी का बयान ले लीजिए, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला ले लीजिए, ऐसा लग रहा है कि आरक्षण वाले मुद्दे पर विपक्ष कहीं ना कहीं घिरता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर आक्रामकता बनाए हुए हैं। आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं और साथ में विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी आपका भी। तो आज हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं चर्चा को विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, राहुल गांधी जी का ये बयान क्या सेल्फ गोल माना जाएगा? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के प्रचार में लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। हम सब ने सुना है, देखा है। हालांकि ये बात अलग है कि शुरुआत में ही आरक्षण का मुद्दा कि आरक्षण खतरे में है, ये विपक्ष नहीं उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद लगातार आक्रामक रहे। विनोद जी, पहला तो जो राहुल गांधी का आपने अभी दिखाया था, जो साउंड बाइट सुनाया और उस पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया देते हुए, तो आप ये देखिए कि सियासत का देखिए कि राहुल गांधी ने आज अपनी बात को साबित करने के लिए अपने पुरखों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदिरा जी, राजीव जी,
और उनकी माता सोनिया गांधी जी, जो एक तरह से पूरे मनमोहन सिंह के सरकार के समय में एक तरह से आप कहे तो उनके ही सब कुछ चलता था, ऐसा लोग कहते हैं। इस तीनों टेन्योर को वो अगर राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि इन्होंने अन्याय किया है, इन्होंने एक तरह से पिछड़े दलितों के साथ में ये सिस्टम जो है, जो उनके पूर्वजों के थे, उस सिस्टम में वो अंदर बैठ के देख रहे थे कि किस तरह से दलितों पिछड़ों के साथ में एक अन्याय हुआ है। ये एक तस्वीर है जो राहुल गांधी ने अपनी बात साबित करने के लिए सामने में आए हैं कि हम इस सिस्टम को बदलेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि आज केजरीवाल जी का देखिए कि वो अपने बुजुर्ग माता पिताजी को लॉन में 10-11 बजे दिन के दोपहर में वो अपने बुजुर्ग माता पिताजी को लॉन में घुमा रहे हैं और यह कहते हुए कि ये पुलिस क्यों नहीं आ रही है जो हमारे माता पिताजी से पूछताछ करनी है। ये केजरीवाल की मजबूरी है कि वो राजनीति में वो एक अलग नैरेटिव लेना चाहते हैं। स्वाति मालीवाल के बारे में वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता 80 साल 90 साल के जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको वाइफ हस्बैंड दोनों पार्क में घुमा रहे। तीसरी तस्वीर आप देखिए कि आप तेजस्वी यादव का देखिए कि पूरे महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का जिम्मा उनके कंधे पे है और हर पब्लिक मीटिंग में वो अपने कमर दिखाते हैं कि हम बेल्ट लगा के आए हैं, पैरासीटामोल दवा खा के आते हैं और हमको संविधान बचाना है जी। तो जब आप इस तरह के चुनाव प्रचार का और इस तरह विपक्ष के इस तरह के रवैये को आप देखते हैं, इस तरह का नैरेटिव्स को देखते हैं, ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये है कि उनके सामने में मोदी जो विदेशी अखबार अब तक लिख रहा है कि मोदी एक कल्ट है और इस मोदी कल्ट को आप किस तरह से एक डैमेज करना चाह रहे हैं, वो एक राजनीति। और दूसरा जो आप ये चाहते हैं कि सिर्फ मोदी के इमेज को अगर हम डैमेज करेंगे तो शायद राजनीति में हमारी जगह हो सकती है। ये इस कोशिश में ये सारे प्रपंच है। लेकिन इस प्रपंच को जब आप ये देखते हैं, जब हम कहते हैं मोदी युग कहते हैं, कल्ट की बात तो विदेशी अखबारों की अपनी नैरेटिव्स है, लेकिन जब हम मोदी युग कहते हैं तो क्या इस देश के लोगों ने 21वीं सदी के इस भारत को जिस सशक्त के रूप में देखा है, क्या इस देश के लोगों ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम में एक भारत के सूत्र में भारत को मजबूत होते हुए देखा है? भारत के सांस्कृतिक उद्भव और भारत के सांस्कृतिक विकास को कितने करीब से देखा है? क्या वो इस नैरेटिव को मान लेंगे? मैं लास्ट पॉइंट ये जोड़ता हूं कि इसलिए ये सारे नैरेटिव्स को जब कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है तो पूरे इंडिया गठबंधन को एक तरह से आप कहिए कि बैकफुट पे ला दिया है। ठीक है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे सीधे धर्म के आधार पे राजनीति का विरोध खुलेआम हर मंचों से करते हैं, शायद इस देश के किसी प्रधानमंत्री में ये आज तक साहस नहीं हुआ होगा जो उन्होंने कहा कि इस देश का बंटवारा हो चुका है धर्म के आधार पर और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट वाला जो बयान है ना, उस पर जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है उस पर बिल्कुल अलग से मैं आऊंगा और आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। आप हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हो सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, लेकिन ये एक मुख्यमंत्री कहे कि मैं फैसला नहीं मानूंगी, ये बीजेपी का फैसला, ये बीजेपी का फैसला है। कैसे ये बीजेपी का? मैं अलग आऊंगा अलग से, लेकिन पहले जरा विजय जी के पास मैं चलता हूं। विजय जी, राहुल गांधी जी जब ये कह रहे हैं कि हाँ हमारी दादी जी के समय भी यही सिस्टम था, दलितों का, ओबीसी का, आदिवासियों के विरोधी सिस्टम था और हमारे पिताजी के समय में भी था, मनमोहन सिंह जी के समय में भी था, ये कैसा सेल्फ गोल कर रहे हैं विजय जी राहुल गांधी अपने बयानों के जरिए? जी देखिए, आप इसे सेल्फ गोल कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी बिल्कुल साफ सीधे सच्चे इंसान हैं। उन्होंने सिस्टम के अंदर जो देखा उसको बयान किया है। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप उसे छुपाने की जगह अगर सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे मोदी जी अपनी सारी गलतियों पर पर्दा ढकने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राहुल गांधी जी को बार बार शहजादा कहकर अपनी गुलाम मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और किसी भी देश के प्रधानमंत्री की अगर मानसिकता गुलामी वाली है और उनको राहुल गांधी में या किसी भी व्यक्ति में शहजादा या राजा दिखता है तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर देश का भला नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो अडानी और अंबानी के भी गुलाम हो चुके हैं, इसलिए उन्हें हर आदमी में किसी में अडानी अंबानी का नाम बीच में आया तो था।
काफी खामोशी के बाद बीच में अदानी अंबानी का नाम आया था। मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने नोटों की बोरी भरवा कर अदानी अंबानी के थ्रू कांग्रेस तक भिजवाए थे। हाँ। और लेकिन वो सीबीआईडी की जांच नहीं करा पाए क्योंकि खुद ही वो ऐसा चाहते हैं। ठीक है, मैं ठीक राहुल गांधी वाले बयान पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। राहुल गांधी जी ने अपने बयान से ये तो स्वीकार कर लिया कि उनके समय में ये सब चीजें सिस्टम विरोधी थी। अब अगर वो आप कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे समय में तो थी ही, इनके समय में भी हैं, ये तो इस पर बीजेपी जवाब देगी, नो डाउट। लेकिन राहुल गांधी ने बयान देकर के ये तो स्वीकार कर लिया कि हमारे टाइम में लंबे समय तक, जब 5 दशक से भी ज्यादा कांग्रेस का शासन था, तो हमारा सिस्टम विरोधी था, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि सेल्फ गोल कर लिया। सुनिए, अब मेरा जवाब ले लीजिए। देश के करोड़ों लोग मूर्ख नहीं हैं और ना ही उन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है। दलितों, पिछड़ों, वंचितों के साथ तो हजारों सालों से अत्याचार की तमाम तरह की खबरें हैं, तमाम तरह का इतिहास भरा पड़ा है। तो अगर राहुल गांधी जी ने अपने समय के सिस्टम में ये देखा कि वो अत्याचार कम तो हुआ लेकिन चल रहा है अभी भी, और अब वो कांग्रेस की सरकार आने पर उस अत्याचार को बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इस मोड़ पर मुझे धनंजय जी से जवाब लेने दीजिए। धनंजय जी, राहुल गांधी ने बयान दे करके ये तो स्वीकार कर लिया कि भाई हमारे टाइम में तो होता था, हम सिस्टम के अंदर के आदमी हैं, हमने देखा है किस तरह सिस्टम विरोधी होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आपके टाइम में भी हो रहा है, जैसा विजय जी भी कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी ने इसमें अपना स्वीकार कर लिया और आप लोगों को एक मौका दे दिया। नहीं लालचंद जी, बुद्ध पूर्णिमा की आपके चैनल को, पैनल को और देश की सारी जनता को बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको भी। कल कुछ और राहुल गांधी ने कल कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण बातें बताई कांग्रेस के बारे में। पीढ़ियों से किए जा रहे पाप से पर्दा हटाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस को बेपर्दा कर दिया। उन्होंने दादी, पापा, माँ और मनमोहन सिंह जी तक के कांग्रेस ने इस देश के दलितों, पिछड़ों को पावपोष समझा और दलितों का कैसे दमन किया, आदिवासियों का कैसे शोषण किया। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और चमचों के बीच पड़े बड़े राहुल गांधी ने सत्ता को बहुत करीब से देखा, इसकी स्वीकार्यता उन्होंने खुद की। और कांग्रेस ने किस तरह से इस देश का दलन किया और कांग्रेस का पूरा कल्चर कितना काला है भीतर से, राहुल गांधी ने सच को स्वीकारा है। और इस सच को पिताजी ने भी कहा था, उनको भी बात ज्ञान हुआ था। उन्होंने कहा था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा ही पहुंचता है। उनके पितामह को भी इसका ज्ञान हुआ था। उनके पितामह ने के खिलाफ आंदोलन किया था और कृष्ण मेनन का इस्तीफा करवाया था। अब राहुल गांधी का सिर्फ इतना कहना रह गया कि कांग्रेसी होना शर्म की बात है। राहुल गांधी शायद कुछ दिनों में आत्मज्ञान, बुद्धत्व को प्राप्त करते करते वो भी कह दे, क्योंकि आप कांग्रेस भीतर से कितनी काली है। आज जो हो रहा है पिछले 10 सालों में, आज पिछड़े का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, आज एक दलित के परिवार से इस देश का राष्ट्रपति बना, आज एक आदिवासी महिला इस देश की प्रथम महिला नागरिक बनी। ये तो है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। विजय जी भले हंसे लेकिन इनकार तो नहीं कर सकते। सच जो सामने आया है, राहुल गांधी ने जो मुंह खोला है, विजय जी जो कांग्रेस का सच बोला है, कांग्रेस मुंह की खा गई। कांग्रेस मुंह कैसे छुपाए जब युवराज ही कांग्रेस का सारा सच बात बताए। कुल के लाल ही कुल के कुलंगार हो जाए। कांग्रेस की जो आग लगी है, कांग्रेस की हकीकत कितनी काली है, ये राहुल गांधी ने मुंह खोल डाली है। और ये सच्चाई जब सामने आई है, कांग्रेस को मुंह छुपाना भारी है। कांग्रेस अब मुंह छुपाए तो कैसे छुपाए, कहां लेकर के मुंह जाए। और इस देश की जनता को समझ में आ गया है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना कितना जरूरी है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी आता हूं, विजय जी आपके पास भी आऊंगा। विनोद जी, जो पहले सवाल का आपने जवाब दिया था, उसके आखिरी हिस्से में जो जिक्र किया था, मैंने बोला था उस पर अलग से आऊंगा। जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है, हम जानते हैं ये लंबे समय से मामला चल रहा था और इसमें पहले कम्युनिस्टों ने, जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने सबसे पहले इस लिस्ट में छेड़छाड़ की थी और बिना प्रक्रिया का पालन किए। राज्य सरकार को हक होता है कि आप ओबीसी लिस्ट में फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। बिना प्रक्रिया का पालन किए पहले कम्युनिस्टों ने किया, फिर ममता बनर्जी ने तो सारी हद पार कर दी। और अब वो कह रही हैं ये जो हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया, ये बीजेपी का फैसला, हम नहीं मानेंगे। एक राज्य की मुख्यमंत्री ये कह रही है, किस तरह की बात है ये विनोद जी? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो लगातार इस मुद्दे पर हमला बोला है, तो पूरा का पूरा विपक्षी इंडी गठबंधन इस मामले में प्रेशर में है क्या? देखिए, वो सीएम कह रही हैं और इंडिया गठबंधन का एक, आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी एक प्रमुख, एक आप कह सकते हैं कि पिलर है।
वो कह रही हैं जो हम हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी, जो मोदी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि ये तानाशाह सरकार है, मोदी सरकार पे आरोप लगाती हैं कि ये लोकतंत्र यहाँ खतरे में है, मोदी सरकार पे आरोप लगाती है कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे सरकार में आए तो दोबारा। तो ये सारी चीजों का जवाब जब बंगाल के आपने हाईकोर्ट की जिक्र की है तो मैं उसी को ये बताता हूँ। विजय जी आपके पास आते हैं हम लोग, आप थोड़ा सा अपना वो पॉइंट सारा रख लीजिएगा कि आपको ही जवाब देना होगा, ज्यादा बोझ आप पे ही है। कि सवाल ये है कि बंगाल में मैं एक डेटा आपको दे रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम है और उस 27% मुस्लिम की आरक्षण के पूरे हिस्से में 68% हिस्सा है। आप जब ममता बनर्जी सरकार में थी तो उन्होंने जो 71 जातियों को पिछड़े जातियों को ओबीसी के लिस्ट में लाई थी, तो उस 71 जातियों में 68 जातियां मुस्लिम से थी। उसके बाद अगर टोटल अगर डेटा देखें कि अगर वहां 122 जो पिछड़े वर्ग के जातियों में वहां पे लिस्ट है, उसमें लगभग 80 के आसपास मुसलमानों के वर्ग से आते हैं, मुस्लिम जातियों से आते हैं। तब अगर संविधान सभा में जो इस बात को लेकर अंदेशा बताया गया था, जिस बात की चिंता बताई गई थी कि धर्म के आधार पर ये देश का विभाजन हो चुका है, अब दोबारा जिस बात को बाबा साहब अंबेडकर ने बात को रखी थी कि दोबारा कभी इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो इस सवाल का जवाब देते हुए जब प्रधानमंत्री इनके आरक्षण की बात को उठाते हुए कर्नाटक का रेफरेंस देते थे कि कर्नाटक में कैसे शेख पठान से लेके और तमाम मुस्लिम जातियां आरक्षण के कोटे में आ गई, ठीक, कैसे तेलंगाना में सारी मुस्लिम जातियां जो है आरक्षण के कोटे में आ गई, कैसे आंध्र प्रदेश में 6% की अलग से मुसलमानों के आरक्षण की व्यवस्था हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। ये सारी कवायदे उसी का एक हिस्सा है। जब जब आप एक सरकार में, राज्य सरकार में रीजनल पार्टियों का हश्र देखिए, आप बिहार से लेके पश्चिम बंगाल तक में देखिए और उत्तर प्रदेश में देखिए, इन लोगों ने एक तरह से वोट बैंक की सियासत में ये मान लिया है कि वो पहला काम उनका है कि एक माइनॉरिटी वर्ग का एक वोट बैंक हम अपने लिए तैयार करेंगे, उसके बाद जो वोट मिलेगा उनका वो बोनस है। चाहे आप बिहार में आरजेडी का लिख देखिए, अभी लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा का पूरा, ये भी वर्ड था कि पूरा का पूरा मिलना चाहिए। तो ये उनकी वोट बैंक की मजबूरी थी जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक तरह से खारिज किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ये वोट बैंक की सियासत है और सीधे सीधे धर्म के, मजहब के आधार पर इस आरक्षण को बताना लाना वो एक तरह से गैर संवैधानिक है। और इस गैर संवैधानिक बात कह के कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक तरह से पीएम मोदी के उस बात को पुख्ता कर दिया है जो भी ममता बनर्जी कह रहे हैं। वो लगातार चुनावी सभाओं पे कहते रहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे, हम इस आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। यानी संविधान खतरे वाला जो नैरेटिव है ना, वो लगता है कि उधर ज्यादा है कि भाई आप संविधान को खतरे में डाल रहे थे, आप आरक्षण में धार्मिक कट लगा रहे थे, है ना, काट करके धार्मिक आधार पर उसको काट के उधर उधर कर रहे थे। विजय जी, ऐसा ही तो धार्मिक कट आरक्षण में कर्नाटक में भी लगाने का आरोप है और ममता बनर्जी के मामले में, पश्चिम बंगाल के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आप देख ही रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है या बीजेपी का फैसला है ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं मानेंगे? सबसे पहली बात यह है, ममता बनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो कह रही हैं कि हम पार्टनर हैं, सरकार जब बनाएंगे आप तो देंगे समर्थन। मेरी बात सुनिए ना। वो अपनी तरफ से उन्होंने कोई सपने संजो रखे हो सकता है उन्होंने मोदी जी के लिए भी कुछ सोच रखा हो, तो हम उनके मन के अंदर के तो समझ गया, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है कि भाई वो क्या कर सकती है भविष्य में क्या नहीं, लेकिन हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव पश्चिम बंगाल में, आपको भी मालूम है। दूसरी बात, ये कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस तरह की बात करना कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट की श्रेणी में आता है। ठीक, ये एकदम दुरुस्त बात, संविधान के हिसाब से, ये अच्छी बात, संविधान के हिसाब से ये एक देशद्रोह भी है कि अगर राज्य सरकार ये कहती है कि उसका संवैधानिक संस्थाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन आप राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, विजय जी आप ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अगर मेरी बात सुनिए, अगर मोदी जी के मुताबिक वहाँ बांग्लादेशी राज कायम हो चुका है, बांग्लादेशी मुसलमान वहाँ पर हर चीज, आ रहा हूँ धनंजय जी, आ रहा हूँ,
और जो ममता बनर्जी है वो देश विरोधी काम कर रही है, तो भाई राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगना चाहिए? मोदी जी अकेले में क्या कानाफूसी करके आते हैं ममता बनर्जी से, कभी खुलासा नहीं किया। मैं केवल एक बात कहूंगा, संविधान से भी बड़ा हमारे लिए देश है। आज देश खतरे में है और वो देश मोदी जी के कारण खतरे में है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आरबीआई खतरे में है। कितना परसेंट महंगाई है और कितना परसेंट बेरोजगारी जरा बता दीजिए। आता हूं उस पर तो कितने परसेंट महंगाई और कितने परसेंट बेरोजगारी जरा बता दीजिए। कर्नाटक का जो ओबीसी लिस्ट है, आप सिर्फ परसेंटेज बता दीजिए। कर्नाटक का संवैधानिक ओबीसी लिस्ट भी खतरे में है क्या? महंगाई कितनी और बेरोजगारी कितनी? शराबियों की तरह मत बोलिए। नहीं आप बताइए ना, महंगाई कितनी और बेरोजगारी कितनी है, सिर्फ इतना बताइए। वर्ल्ड बैंक ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई कितनी परसेंट और बेरोजगारी कितनी है बता दीजिए सिर्फ। अरे सुन तो लीजिए, ये उन्होंने डेटा पूछा है बता दीजिए, डेटा पूछा है बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए महंगाई कितनी परसेंट है, बेरोजगारी कितनी? 40% को भी क्रॉस कर चुकी है। हाँ? ये आंकड़े कितना? 40% को भी क्रॉस कर चुकी है। कहां से डाटा किसने रिलीज किया? ये राहुल गांधी छाप बातें करना बंद करिए, ये राहुल गांधी छाप बातें करना बंद करिए और ऐसे अनपढ़। अच्छा चलिए आज के मुद्दे पर लौटते हैं, आज के मुद्दे पर लौटते हैं। लोग भी अगर इस देश में हो तो फिर धनंजय जी आज के मुद्दे पर लौट जाइए। ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग भी अगर इस देश में रहते हो। आज के मुद्दे पर लौटते हैं। विजय जी आप खतरे की बात कर रहे थे, मुझे सीधा जवाब दीजिए कि जिस तरह से कि कर्नाटक का जो ओबीसी लिस्ट है वहां पर भी संविधान खतरे में है, व्यापक छेड़छाड़ पश्चिम बंगाल की तरह वहां पर भी किया गया है। गुजरात के अंदर मुस्लिमों की विभिन्न जातियों को मोदी जी ने क्यों आरक्षण दे रखा है? पहले तो मोदी जी इस देश को की जनता को जवाब दे। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मुसलमानों से जाकर कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर लाखों करोड़ कर दिए, खर्च कर दिए। हिंदुओं को कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि कर्नाटक की तरह सारी मुस्लिम की सारी जातियों को ओबीसी लिस्ट में नहीं डाल दिया हमने। मेरी बात सुनिए, हम देश की जनता से वादा करते हैं कि हम हिंदू हमारे लिए प्रायोरिटी पर था, है और रहेगा। यही बात अपने बड़े नेताओं से कहवा दीजिए। हिंदुओं का पार्ट 2 है, हिंदुओं से मुस्लिम बने हैं। इन विचारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में। ये चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे। ठीक है, आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं। यही रहे। आज ठीक है, भाइयों को ठीक बीजेपी मारना चाहती है, आप धनंजय जी के पास मुझे जाने दीजिए। इनकी कोई बात ना करे तो भैया मार दो। बीजेपी वालों को हक है, मोदी जी को हक है, सत्ता में है, सेना से कहो मार दो भैया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास धनंजय जी, आता हूं विजय जी, आता हूं। ठीक है धनंजय जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले आप अपनी बात भी कहिएगा, दो चीजें मेरी जोड़ लीजिए। एक तो ये कि कलकत्ता हाईकोर्ट का वो फैसला है या बीजेपी का फैसला है जिसको ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं मानेंगे, एक तो वो बता दीजिएगा। दूसरी बात, गुजरात जैसे राज्यों में भी जो कुछ जातियां हैं ओबीसी में, जो विजय जी ने भी बात उठाई, उस पर भी जवाब दीजिएगा। मैं कल राहुल गांधी जी को बुधत्व प्राप्त हुआ था, आज विजय जी को हुआ। विजय जी ने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी राष्ट्रद्रोही है और ये इनका साथ इंडिया अलायंस की पार्टनर है। ये भी कहा कि राष्ट्रपति शासन आप लोग लगा क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब कि इंडिया अलायंस राष्ट्रद्रोहियों का गठबंधन है। ये इन्होंने ऑन कैमरा ऑन चैनल डीडी न्यूज पर स्वीकार किया है। भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। इसका मतलब कि विजय जी ने ऑन कैमरा, तो इन्होंने राष्ट्रपति शासन की भी मांग की है धनंजय जी, उस पर भी जवाब दीजिए। वो तो अधीर रंजन चौधरी भी करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो मुख्य बात कही है कि ममता बनर्जी की पार्टी राष्ट्रद्रोही है और इंडिया अलायंस का हिस्सा है, यानी कि इंडिया अलायंस राष्ट्रद्रोहियों का एक समूह है, ऐसा विजय जी कह रहे हैं। ये मुझे इस बात की इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ये देश ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। और इस बात भाई साहब आपकी बात भाई साहब सुन लिया, भाई साहब आप धनंजय जी को सुन लीजिए। देखिए आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा पर विजय जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, इसलिए धनंजय जी को भी सुन लीजिए। आप बोलिए धनंजय जी। मैं विजय जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े मन से, कल राहुल गांधी ने बड़े मन से कांग्रेस के साले कारनामे को स्वीकारा, और विजय जी ने बड़े मन से इसको स्वीकारा कि इंडिया अलायंस एक देशद्रोहियों का एक संगठन है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद, दोनों को धन्यवाद देता हूँ। अब कोर्ट की बात पे आते हैं। जो न्यायालय ने आदेश दिया है, जो बाबा साहब भाई साहब गजब स्थिति है भाई साहब, गजब ये तो गजब स्थिति।
क्या इसके विजय जी लिए जनता आप आपको प्लीज, माफ मैं विजय करेगी? जी अभी आपकी तारीफ हुई है ना आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इनको सुन लीजिए फिर आता हूँ। विजय जी आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा। ऐसे शब्द आते हैं जो आप सोचे भी नहीं होंगे। विजय जी इसलिए पूरा आप समय मेरे दूंगा, साथ धनंजय जी को मेरी बोलने बात सुन दीजिए। ले। बोलिए धनंजय कह जी। रहे हैं उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते ममता बनर्जी के खिलाफ? ठीक है, वो पूछ लिया मैंने, विजय जी, पूछ लिया, वो सवाल पूछ लिया। ठीक है, ये मेरे शब्द नहीं विजय है, जी, मोदी जी के शब्द। विजय, ठीक है, ठीक है, ठीक। बोलिए धनंजय जी। विजय जी बदतमीजी ना करें, मैं बिहार की पृष्ठभूमि से आता हूँ, ऐसे ऐसे बदतमीजी जानता हूँ। नहीं, बदतमीजी वगैरह की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी बातों को मजबूती से रखिए, अपनी अपनी बातों को मजबूती से रखिए। बदतमीजी की यहाँ क्या जरूरत है? ऐसे भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं हम लोग। बीच में बोलने कोई विजय जी बदतमीजी। विजय जी आप सुन लीजिए ना, फिर मैं आपके पास आऊंगा ना, मैं बोल रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। धनंजय जी बोलिए, बोलिए धनंजय जी। लालचंद जी, जो न्यायालय का आदेश है, संविधान में जो चीजें है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब कहा कि देश का बंटवारा ही संविधान धर्म के आधार पर हुआ, और धर्म का उस जब जरूरी समझते तो उस समय धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करते। लेकिन जो लोग कोर्ट को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, सरकार को नहीं मानते, चुनाव आयोग को नहीं मानते, चुनाव हारने पर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जो 2 मुख्यमंत्री में से एक मुख्यमंत्री कैसे रिलीज हो गए इसके लिए न्यायालय पर सवाल उठाते हैं, वो तमाम लोग जो संविधान को तार तार करके लोकतंत्र को लूटतंत्र और भारत को भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके रखने वाले लोग आज कहते हैं संविधान खतरे में। संविधान को मानने के लिए जो नहीं तैयार है, जो संविधान का परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म परिवारवाद के पोषक तत्व हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। तुम संविधान को मानने के लिए तैयार कहां हो? कहां कर्नाटका में संविधान को मान रहे हो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तो आपकी दादी ने 44वें संशोधन में ही तार तार कर दिया। ठीक है। फिलहाल इस समय हमें सीधे जाना पड़ेगा। विनोद जी, हमें सीधे इस समय ओडिशा के जाजपुर जाना पड़ेगा, जहां पर कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, आप इंतजार करो। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई 11वें नंबर से, और फिर से इनको चुनाव जिताना, भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 3रे नंबर की हम स्टील बनाने में 2रे नंबर पर खड़े हैं, हम पेट्रोकेमिकल्स में 2रे नंबर पर खड़े हैं, हम गाड़ी बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में 3रे नंबर पर खड़े हैं, हम सुरक्षा में आगे बढ़ चुके हैं, हम दवाई बनाने में 2रे नंबर पर खड़े हैं, हम मोबाइल बनाने में 2रे नंबर पर खड़े हैं। आज से 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज आपका फौजी, आज आपका फौज में काम करने वाला, सुरक्षा में काम करने वाला व्यक्ति, आज उससे पूछिए, मोदी जी ने कहा है अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चलती है तो जब तक तुम उस गोली को चलाने वाले को शांत न कर देना, तब तक चुप कर बैठना। इस तरीके की सुरक्षा की बात है। बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक में घर में घुस करके मारा कि नहीं मारा? आप बताओ, एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने घर में घुसकर मारा कि नहीं मारा? मित्रों, ये बदलता भारत है। कोई भी गलत निगाहें से भारत को देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस तरीके से विकास को जोड़ने का काम किया। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, उड़ीसा के नवीन बाबू ने आपके साथ अन्याय किया होगा, किया ना? लेकिन मोदी जी ने उड़ीसा की जनता के साथ हमेशा न्याय किया। आपको टैक्स में 3 गुना, आपका 3.5 गुना आपका हिसाब बढ़ा करके आपको दिया, और ग्रांट इन एड, जो आपको ग्रांट मिलती है, वो 3 गुना बढ़ा दिया गया। उसी तरीके से संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोला गया। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी राउरकेला और भुवनेश्वर को बनाया गया। उसी तरीके से विशाखापट्टनम में ग्रीन लैंड कॉरिडोर बनाया गया, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, और आपके रेलवे का बजट 12 गुना बढ़ा दिया गया, और वंदे भारत की 3 ट्रेनें चलाई
ओडिशा के जाजपुर से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। जेपी नड्डा वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और खास तौर पर बदलते भारत की जो ताकत है उसका जिक्र कर रहे थे। ओडिशा के लिए योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावी हिंसा हुई है और वहां पर एक बार फिर से जो रक्त रंजित चुनाव का इतिहास है वो सामने आ रहा है। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि इस सीधे प्रसारण से पहले हम चर्चा कर रहे थे, आज हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे। सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे साथ सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ विजय कौशिक जी भी थे और धनंजय गिरी जी भी हमारे साथ थे, तो उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बढ़ते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावी हिंसा हुई है, तो उससे जुड़ी खबर कि ये बंगाल में चुनावी हिंसा हताशा है या फिर दबंगई है, क्योंकि छठे चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा ने अपने रक्त रंजित इतिहास को दोहरा लिया है। और क्या कुछ हुआ है छठे चरण के मतदान से पहले, ये रक्त रंजित इतिहास, जैसा हम जानते हैं बंगाल में ऐसा इतिहास रहा है चुनावी हिंसा का। तो नंदीग्राम में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया और इसमें बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। एक की मौत हुई और कई के घायल होने की भी खबर है। तो नंदीग्राम में टीएमसी की इस उग्रता को बीजेपी कह रही है कि हताश है टीएमसी, इसीलिए इस तरह के हमले कर रही है, खूनी हमले। टीएमसी के गुंडे लोगों को डराने के लिए इस तरह के हिंसा को अंजाम देते हैं, ये बीजेपी का कहना है। टीएमसी इस हिंसा को पारिवारिक विवाद कह रही है कि नहीं, ये तो पारिवारिक विवाद में हो गया, लेकिन सब जानते हैं कि ये चुनावी माहौल में हुआ है। तनावपूर्ण स्थिति को कंट्रोल करने में प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है कि कैसे, देखिए किस तरह की आगजनी हुई है। मतदान में कई पोलिंग स्टेशन पर छिटपुट हिंसा देखने को मिली, कहीं बम धमाके तो कहीं आगजनी, इस तरह की चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। स्थानीय नेताओं की दबंगई भी इस घटना से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ सबका अपना अपना चलता है, सबकी तोलेबाजी चलती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी को ओबीसी के मुद्दे पर बड़ा झटका दिया, ये तो हम अभी डिस्कशन कर ही रहे थे। तो ये देखना होगा कि अब टीएमसी की आगे की रणनीति क्या होगी, और क्या कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चलते टीएमसी इतनी उग्र है क्या। तो नंदीग्राम में हुए सियासी झड़प में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की हत्या की त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी निंदा की और कहा है कि इस मामले में आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। माणिक साहा ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक नहीं है। बहुत दुख की बात है, और ये तो खून संतरास का ये सरकार है, पार्टी भी वैसे ही है, और ये अडॉप्ट किया है कम्युनिस्ट से, तो यहाँ से ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अभी भी इसको मैं निंदा करता हूँ, और जितना जल्दी हो जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए। और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प हुई, तो एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि इस हिंसा में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। जो नंदीग्राम शांत था वो शांत को अशांत करके गया है। इसका फल हमने देखा है कि अभी हमारा एक कर्मी अभी मर्डर हो गया है और 2 कलकत्ता में वहाँ पे भर्ती हुआ है नर्सिंग होम में, और साथ हमारा जो कार्यकर्ता है वहाँ पे नंदीग्राम हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है ना। वो तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड, उनको मालूम हो गया कि नंदीग्राम से 50,000 से ज़्यादा वोट से बीजेपी यहाँ पे जीतेगा। तो क्या कुछ है, क्योंकि टीएमसी कह रही है कि पारिवारिक झगड़ा है इसीलिए हत्या हो गई, लेकिन वहां की वास्तविकता क्या है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कोलकाता से जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, क्या है ये पूरा मामला? क्या जो चुनावी हिंसा का इतिहास है उसी की एक कड़ी है ये, और क्या कहीं ना कहीं
जो टीएमसी के लोग हैं वो धीरे धीरे, अब हालांकि 2 ही चरण बचे हैं, लेकिन वो हमलावर हो रहे हैं और खूनी तौर पर हमलावर हो रहे हैं क्या? नहीं, देखिए लालचाँद, ये जो 2 चरण बाकी है ना, इसमें जो 12-15 सीटें हैं, उसमें अगर तृणमूल कांग्रेस को किसी तरह की कोई झटका लगे तो तृणमूल कांग्रेस के लिए इस बार की लोकसभा में काफी चिंता की बात है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे हम 5 चरण का चुनाव खत्म किए हैं तो दोनों ही को, मतलब बीजेपी को या तृणमूल कांग्रेस को समझ में आ गया कि क्या होने जा रहा है 4 तारीख को। ये जो राजनीति करते हैं उनको समझ में आता है। तो अगर उस सोच के कारण तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो तृणमूल कांग्रेस के लिए पिछले 5 चरण का खबर ठीक नहीं है और आने वाले 2 चरण में भी खबर ठीक नहीं है। मैं एक बात आपको बताऊं कि आप कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के लोग इसे पारिवारिक विवाद कह रहे थे, तो मतलब जो 20-25 लोग इस सारे लड़ाई झगड़े में काल रात इन्वॉल्व थे, वो सारे क्या एक परिवार का, ये क्या एक ऐसी है कि किसी एक परिवार में 20-30 लोग है? ये सारे गलत बातें हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जो नंदीग्राम, जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर को हराया था, वो जो घाव है वो घाव अभी तक तृणमूल कांग्रेस का ठीक नहीं हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पूरे मिदनापुर जो इलाका है जहां पे परसों चुनाव होने जा रहा है, वहां पे अगर इस तरह की तनाव की स्थिति पैदा ना करे तो यहां पे ठीक ठाक रिजल्ट करना तृणमूल के लिए मुश्किल है। इसीलिए परसों रात को शुभेंदु अधिकारी की घर पे पुलिस भेजा गया था और ये सब किया गया था और बताया ये गया था कि देखो आप अगर ईडी भेज सकते हो तो हम पुलिस भेज सकते हैं। ठीक है, समय की कमी है दादा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं टीएमसी वो दबाव महसूस कर रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद हैं, जिनके साथ हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मारपीट हुई थी, उनसे